सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चों, हम अपनी लास्ट क्लास में एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो दैट इज डेप्रिसिएशन, जिसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आज डिस्कस करेंगे। तो जैसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्यों लगता है, क्यों अराइज होता है। फिर एक वर्ड हमने अमोर्टाइजेशन पढ़ा था, डिप्लेशन पढ़ा था, फैक्टर इफेक्टिंग पढ़ा था। तो इस तरह से चीज़ों को हमने डिस्कस किया था अपनी लास्ट क्लास में। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी निकाला था यहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद कल फिर लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इतना करने के बाद बच्चों हम अपना कुछ नया टॉपिक इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बस ध्यान से आपको सुनना है, नोट्स बना लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस चैप्टर में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं तब क्या जर्नल एंट्री होती है, और जब प्रोविजन अकाउंट मेंटेन करते हैं तब क्या जर्नल एंट्री होती है। तो सबसे पहले इसकी अकाउंटिंग के बारे में ही सीखेंगे। तो जब मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। आप सभी जानते हो और अपने पिछली क्लासेस में सीख चुके हो कि जब किसी एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आता है, किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू कम होती है, तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, और जब बढ़ती है किसी एसेट की वैल्यू तो उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हमने समझा था कि इसका मतलब होता है गिरावट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो एसेट यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। उसके बाद आप सभी जानते हो कि जो डेप्रिसिएशन है ये हमारा कैसा है, बता, ये हमारा लॉस है, एक्सपेंस है। तो लॉस है तो लॉस को कहाँ पे दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो आप सही बच्चे एक मैकेनिज्म देखोगे कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन डेबिट है और यहाँ पे क्रेडिट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, जब प्रोविजन को मेंटेन करते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे हमने ये सीखा था कि हम इसकी वैल्यू को कम नहीं करते हैं, इसकी वैल्यू को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं। लेकिन जब प्रोविजन मेंटेन नहीं करते हैं तो किस पे दिखाते हैं, इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू पे दिखाते हैं। तो ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था, और पिछले नोट्स खोल के आप देख सकते हैं। तो पहली एंट्री इसमें क्या करेंगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। बस इतना सा काम करना है कि मतलब अब आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते जाओगे एक अलग से अकाउंट में। उसके बाद फिर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब इसमें और इसमें सिर्फ किस चीज़ का चेंज है, इस एसेट अकाउंट में जो आप यहाँ पे एसेट लिख रहे हो उसके बदले यहाँ पे उसको रिप्लेस करके यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट लिखा जा रहा है और कुछ नहीं लिखा जा रहा है। तो ये दोनों इसके मेथड हैं। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट, जिसको आपको सभी को समझना है, जो मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे, वाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जब हम साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जब निकाल रहे होंगे, तो वी हैव टू वेरी केयरफुली रीड द, क्या रीड करना है बच्चों, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। इस डेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपके इस चैप्टर में। तो डेट को बहुत ध्यान से हमें समझना है। तो मैं एक डेट का आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए, अब ये मान लीजिए हमारा ईयर है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और 2021 से। अब ये ख़त्म कब होगा बच्चों, मार्च 31, 2021 को ख़त्म होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे मान लीजिए 1 अक्टूबर को एक मशीन खरीद ली, परचेज कर ली एक मशीन,
और जिसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस है मान लो 1 लाख रुपए। और आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 10% पर एनम है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाइए पर एनम वाला। तो आपको सिंपल सा करना क्या है, यहाँ पे 1 लाख रुपए लिखने हैं और 1 लाख का 10% निकालना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, बच्चों की गलती ये होती है कि वो बस अब यहीं पे पूरा का पूरा कैलकुलेट करके 10,000 रुपये लिख देंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे खरीदा कब है एसेट को, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम हुआ भाई, जितना टाइम हुआ, जितना टाइम बीता उतने से महीने का ही तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो कितना टाइम हुआ, अक्टूबर काउंट कर लिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितने मंथ हुए बच्चे, 6 मंथ हुए। तो मल्टीप्लाइड बाय 6 अपॉन में 12। तो अब जो इस साल का डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा बच्चे, 5,000 रुपये लगेगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए होंगे, नहीं तो दोबारा एक बार वीडियो को रिमाइंड में डाल के फिर देख लीजिए। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। तो जब जिस डेट को खरीदेंगे उससे लेके जब हमारा अकाउंट्स क्लोज हो रहा है तब तक काउंट कर लेंगे कि कितने महीने हो रहे हैं, उतने महीने का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। अगर यहीं पे हम इसको 1 अप्रैल को खरीदते बेटा तो क्या करते, पूरे 12 महीने का लगा देते। ठीक है, तो 12 डिवाइड बाई 12 कर देते यहाँ पे, तो आपका 10,000 निकल के आ जाता है। या किसी और डेट को खरीदते तो उसके अकॉर्डिंग लगा देते। तो इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। ये जो मैंने आपको बताया है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बच्चे गलती करते हैं बहुत सारी इसमें। अगला, अब हमारे जो चैप्टर है बेटा उसमें डेप्रिसिएशन के 2 मेथड हैं कैलकुलेट करने के, कि डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक, कौन सा मेथड लगाएंगे। तो एक मेथड का जो हमारा है उसका नाम क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं इसको। इसी का दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। इसी का तीसरा नाम है वर्जिनल कॉस्ट मेथड। लेकिन जो ज़्यादा फेमस है वो किस नाम से फेमस है, एसएलएम। इसको एसएलएम मेथड बोलते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, इसका शॉर्ट नाम है ये। तो ये चलता है। तो इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं वो देखते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर है बेटा, यहाँ पे एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये ध्यान रखना बच्चे, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉस्ट और रिड्यूसिंग वैल्यू दोनों क्या होती हैं। अब एक बार दोबारा और समझ लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट, ये सभी अब मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली करा देना है तो ये अपने आप समझ आ जाएगा आपको। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट, फिक्स रहता है बेटा एवरी ईयर, चेंज ही नहीं होता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट। तीसरा, वैल्यू ऑफ एसेट बिकम जीरो, जो एसेट की वैल्यू है वो जीरो हो जाती है कब, एट द एंड। ठीक है, जब उसकी स्पैन ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है एसेट की। तो कैसे समझते हैं इस बात को, जहां पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए कि यहां पे हमने एक एसेट खरीदी। ठीक है, एक एसेट खरीदी, कितने की खरीदी, मान लेते हैं एक एसेट हमने खरीदी 1 लाख रुपए की, और उस पे ना डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया हमने, 25% का डेप्रिसिएशन लगा दिया। ठीक है, तो 25% का जो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया उस पे, तो अब फर्स्ट ईयर यहाँ पे खरीदी है तो 25% इसका निकालिए, 25% इसका निकालिए, कितना हो जाता है डेप्रिसिएशन, मतलब ये डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है ये, तो 25% इसका निकालेंगे तो 25,000 डेप्रिसिएशन लग गया। ठीक है, तो 25,000 क्या लग गया, डेप्रिसिएशन लग गया। तो अब इसकी वैल्यू बची कितनी बच्चे, देखो 1 लाख का था, 1 लाख में से 25,000 को माइनस कर दोगे तो पहले साल के लास्ट में वैल्यू कितनी बची, 75,000। ठीक है,
अब अगली साल जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो मैंने क्या बताया था कि इस मेथड में हमें बार बार डेप्रिसिएशन मतलब कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और क्या लगाते हैं, कॉस्ट पे लगाते हैं। तो ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या है इसकी, ये वाली जो 75,000 आ गई ये क्या होगी, रिड्यूसिंग वैल्यू होगी। ये क्या होगी बेटा, कॉस्ट। तो पहला पॉइंट मैंने अभी इसमें क्या बताया था, ऑन कॉस्ट लगाते हैं। देखिए आप पीछे जाके देखिए उसमें क्या बोलते हैं, ऑन कॉस्ट। तो ऑन कॉस्ट कितनी है बेटा, 1 लाख। तो मतलब इसमें डेप्रिसिएशन फिर से कितना लग जाएगा, 25,000 का। और अब आपकी वैल्यू कितनी बचेगी, 50,000 बचेगी। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर आपका क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 25,000। लास्ट में वैल्यू कितनी बचेगी, 25। और फिर फोर्थ ईयर में कितना लग जाएगा, 25,000। और आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 0। मैंने ये बताया था कि आपको पहले पॉइंट में, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको, डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट। तो पहली बात तो ये थी कि कॉस्ट ऑफ एसेट पे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 1 लाख रुपए, और हर बार 25% किस पे लग रहा है, 1 लाख रुपए में। तो एसएलएम मेथड में ऐसा करते हैं। तो 25,000। और दूसरी बात फिर मैंने क्या बताया था, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कॉन्स्टेंट एवरी ईयर। हर साल क्या रहेगा, डेप्रिसिएशन कॉन्स्टेंट रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। तो कोई चेंज नहीं आ रहा। देखिए 25,000 पहली साल लगा तो दूसरी साल भी 25, तीसरी साल भी 25, चौथी साल भी 25। उसके बाद फिर जो तीसरा पॉइंट हमने इसमें समझा था, वैल्यू ऑफ एसेट बिकम जीरो एट द एंड। तो एट द एंड क्या हो जाता है, जो उसकी स्पैन ऑफ लाइफ खत्म हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। देखिए ये 0 हो गई है वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, 0। तो तीनों पॉइंट्स हमने इसमें समझ लिए प्रैक्टिकली। अब अगला मेथड देखिए, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो जो इसका मार्केट में फेमस नाम है, मतलब जो चलता है, हम बोलते हैं WDB मेथड। तो इन शॉर्ट में क्या बोला जाता है बच्चों, WDB मेथड बोला जाता है। तो इसका पहला पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। किस पे कैलकुलेट किया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अभी बताया था मैंने रिटर्न डाउन या रिड्यूसिंग वैल्यू क्या होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है इसका, डेप्रिसिएशन कीप ऑन रिड्यूसिंग। डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है, हर साल कम होता चला जाता है, ईयर आफ्टर ईयर। उसके बाद फिर क्या है बच्चों, वैल्यू ऑफ एसेट नेवर बिकम जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस मेथड से अगर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू ऑफ एसेट कभी भी 0 नहीं होगी। जो हमारी एसेट की वैल्यू है वो कभी 0 नहीं होगी। लेकिन एसएलएम मेथड में क्या हो जाता है, हमारी एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो इसमें आप चाहो तो ये दोनों डिफरेंस भी बन सकते हैं आपके लिए, आप कैसे भी इसको चाहो तो लिख सकते हो। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट ईयर है हमारा, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, ठीक है। वही लेते हैं कि भाई 1 लाख की हमने एसेट परचेज करी, और इस बार जो हमारे डेप्रिसिएशन का रेट है वो 10% है। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, 10% है। तो पहली साल का हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, देखो तो ये फर्स्ट ईयर का एंड है तो डेप्रिसिएशन 10% लगेगा इसका। तो यहाँ पे 10,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, और वैल्यू कितनी बची, मतलब 1 लाख में से 10,000 को माइनस कर दो, गिरावट माइनस कर दिया, तो अब बची कितनी, बची 90,000। अब नेक्स्ट ईयर जो वैल्यू लगेगी, नेक्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे कैलकुलेट होगा बेटा, इस वाले अमाउंट पे। ये अमाउंट कौन सा कहलाएगा हमारा, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे, रिटर्न डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग वैल्यू बोलेंगे। तो इस पे कैलकुलेट होगा। अब 10% इसका निकलेगा तो अब कितना लगेगा, 9,000 लगेगा। कितना लगेगा, 9,000। अब वैल्यू कितनी बचेगी बेटा, 90,000 में से 9,000 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, 81,000 बचेगा। अब नेक्स्ट ईयर अगर लगाओगे इसी तरीके से, एक और साल लगा लेते हैं, देख लेते हैं, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रिटर्न डाउन वैल्यू हो जाएगी। तो अब कितने का लग जाएगा बेटा, इसका 10% निकालो, 8100 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 8100। ऐसे आपका इसमें डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा और आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो इसमें मेन पॉइंट्स था उसको समझना है आपको कि डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर ऑन रिटर्न डाउन
रिटर्न डाउन वैल्यू, तो रिटर्न डाउन वैल्यू पे हर साल हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी ये फर्स्ट ईयर के लिए यही होती है रिटर्न डाउन वैल्यू, सेकंड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन माइनस करके आएगा वो रिटर्न डाउन वैल्यू में रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, नेक्स्ट ईयर ये होगी रिटर्न डाउन वैल्यू, उसके बाद अब इसमें और माइनस कर देंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, ऐसे करते चले जाएंगे और ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी आपकी, चाहे आप किसको कैलकुलेट करके देख लेना, इसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। तो आई थिंक ये दो चीज़ें आपको जरूर समझ आई होंगी। और अब एक छोटा सा टॉपिक और समझ लेते हैं इसमें कि कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब हम एसएलएम मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उसमें डेप्रिसिएशन की रेट गिवन नहीं होती है, मतलब जैसे यहाँ पे अभी 10% कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में हम 25% कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस तरह से रेट गिवन नहीं होती है, मतलब तो हमें क्या करना होता है कि उसका फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हमें इसको कैलकुलेट कर लेना होता है। जैसे डेप्रिसिएशन पर एनम, ये क्या निकलेगा बेटा, पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा, ये ध्यान रखना। तो कॉस्ट माइनस में एस्टिमेटेड रिड्यूसिबल वैल्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एस्टिमेटेड रिड्यूसिबल वैल्यू इसी को बोलते हैं बेटा एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, कि मतलब लास्ट में कितना बचेगा, कि मतलब आज अगर हम कुछ चीज़ खरीदें तो लास्ट में जब हम उसको बेचेंगे, जब हमारे लिए किसी काम के लिए नहीं रहेगी तो भी तो कुछ हमें पैसा दे के जाएगी वो, तो ये वाली वैल्यू, ये लास्ट क्लास में आप जाके देखो तो आपको दोबारा ध्यान आ जाएगा। और इसको डिवाइड कर देते हैं इसके यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको एक बार प्रैक्टिकली और समझ लेते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा कि एक हमने एसेट परचेज करी कितने की, 5 लाख की, एसेट कितने की खरीदी, 5 लाख की, जीएसटी उस पर कितना दिया हमने, 30,000 का जीएसटी दिया, फिर स्टॉलेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ बच्चे हमारा, 60,000 का स्टॉलेशन एक्सपेंसेस हो गया। स्क्रैप वैल्यू कितनी बच गई, मतलब ईआरवी, अभी जो ऊपर पढ़ा था हमने ईआर भी कितनी बच गई बेटा, 10,000 बच गई। उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की है। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी, वो क्या बात बताई थी कि बेटा इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो सबसे पहले ये कॉस्ट ही निकालना सीखो, ठीक है, कॉस्ट निकालना सीखो। तो परचेज प्राइस 5,000 लिया जाएगा, लेकिन जीएसटी मैंने आपको बताया था ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है क्वेश्चनों में, तो जीएसटी कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है, इसका रीजन पहली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जीएसटी कभी भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो बच्चों ये जरूर ध्यान रखना। तो 5 लाख, स्टॉलेशन चार्जेस कितना है बेटा, 60,000, तो 5, यहीं पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 5,60,000 माइनस में ईआरवी, मतलब रिड्यूसिंग वैल्यू कितना, सॉरी स्क्रैप वैल्यू कितनी बची हुई है, 10,000, इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल की, तो डेप्रिसिएशन कितना निकल जाएगा, तो ये 10,000 बचा हुआ है, तो 10,000 इसमें से माइनस कर दीजिए ये आपके फॉर्मूले में, और उसके बाद फिर डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, यूजफुल लाइफ जो कि हमने ले रखा है इसमें 10 साल, तो कर दीजिए इसको डिवाइड बेटा, कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 55,000 पर ईयर का आपका डेप्रिसिएशन निकल गया। तो हर साल अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन इसमें 55,000 लाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं एसएलएम मेथड में जो हम क्या करते हैं, जो एक साल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं वही हम बार बार डेप्रिसिएशन लगाते चले जाते हैं, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 55,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम फिर अपने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।